आज मैं आपको पार्ट 8 पढ़ाऊंगी क्रिया। हिंदी ग्रामर का ये। बच्चों, किसी भी वाक्य में क्रिया का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं उसमें क्रिया का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है गुनगुन खेल रही है। जो रेड पेन से लिखा है खेल रही है वो क्रिया है। बालक पेड़ को देख रहा है ये भी क्रिया है, मतलब वो काम कर रहा है। क्रिया का मतलब होता है काम करना। प्रियंका हंस रही है भी एक काम होता है। उपयुक्त रंगीन मुद्रित शब्द। खेल रही है, देख रहा है, हंस रही है क्रिया शब्द है जिससे किसी काम के करने का बोध हो रहा है। यदि हम इन वाक्यों से क्रिया शब्द हटा दें तो ये वाक्य अधूरे से लगने लगेंगे, क्योंकि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। बच्चों, अब इन वाक्यों को भी पढ़िए। बेटा, दरवाज़ा बंद है। तुम बहुत ही होशियार हो। इनमें रंगीन मुद्रित शब्द है तथा हो भी यद्यपि क्रिया शब्द है, लेकिन उनसे किसी काम को करने का बोध ना होकर किसी काम के होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध होता है क्रिया कहलाता है। बच्चों, कभी कभी हमें क्रिया के बिना भी वाक्य देखने को मिलते हैं। जैसे शिक्षक कह रहे हैं, अच्छा तुम चोरी करते हो? छात्र, नहीं सर। शिक्षक, आवारागर्दी करते हो? छात्र, बिल्कुल नहीं सर। शिक्षक, बड़ों का कहना नहीं मानते हो? छात्र कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सर? शिक्षक, इसका मतलब तुम कुछ नहीं करते। छात्र, एक काम करता हूँ सर। शिक्षक, क्या? छात्र, जी मैं सत्य बोलता हूँ। नहीं और क्या भी स्वयं में पूर्ण वाक्य हैं। क्या शब्दों में क्रिया का रूप स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्रिया का अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। अब है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप में न प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे लिख धातु है और प्रत्यय न है तो मिलकर हो गया लिखना। इसी प्रकार और भी शब्द दिए गए हैं। फिर इसमें विशेष है, इस प्रकार धातु में न प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। शब्दकोश में क्रिया शब्द इसी रूप में मिलते हैं। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो कर्म की दृष्टि से और एक प्रयोग की दृष्टि से। पहला कर्म की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से भी क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला आकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जिनका कार्य और फल दोनों कर्ता पर ही पड़ता है, आकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे विभोर नहा रहा है, विभोर पर ही दोनों कर्म भी वही है और कर्ता भी वही है। कर्म मतलब क्या? काम कर रहा है, नहा रहा है। कौन? विभोर, खुद ही नहा रहा है इसलिए वो करता है। कर्ता और कर्म दोनों एक ही हैं। दूसरा है ऐश्वर्य नाच रही है। ऐश्वर्य नाच रही मतलब ऐश्वर्य है वो कर्ता और नाच रही है कर्म, तो दोनों का असर एक पर ही पड़ रहा है। इन वाक्यों में कर्म क्रिया के साथ नहीं है, इसलिए ये क्रियाएं नहा रहा है तथा नाच रही है आकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता, वे क्रियाएं आकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनमें कर्ता के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मम्मी खाना बना रही है, विपुल विद्यालय जा रहा है। इन कर्मों में कर्म खाना और विद्यालय क्रिया के साथ है, इसलिए ये क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। वे सकर्मक क्रियाएं जिनमें केवल एक ही कर्म होता है, एक कर्मक, तथा जिनमें दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दीप्ति पत्र लिख रही है, एक कर्मक क्रिया है। फिर दीप्ति मम्मी को पत्र लिख रही है, द्विकर्मक क्रिया है। फिर प्रयोग की दृष्टि से क्रियाएं 5 भेद की होती हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। सामान्य क्रिया में जब वाक्यों में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह दौड़ा, वह आया, शिक्षक ने कहा। संयुक्त क्रिया में वह स्थिति जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह दौड़ रही है, वह आया है, शिक्षक ने कहा था। नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं, नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बेटा हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, तो संज्ञा शब्दों की सहायता से नाम धातु क्रियाएं बनाई जाती हैं। संज्ञा क्या है? हाथ, और नाम धातु क्रिया हथियाना। सर्वनाम शब्दों की सहायता से नाम धातु क्रियाएं बनाना, जैसे अपना का अपनाना। विशेषण शब्दों की सहायता से नाम धातु क्रियाएं बनाना, जैसे विशेषण है गर्म तो गर्माना। फिर ध्वन्यात्मक शब्दों की सहायता से नाम धातु क्रियाएं बनाना, जैसे हिन हिन। जैसे हम कहते हैं ना घोड़ा हिन हिन करता है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं घोड़ा हिन हिन आता है, हिन हिन आ रहा है। ये इस प्रकार। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं जो कर्ता द्वारा स्वयं नहीं की जाती वरन किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार दिलाए। पूर्वकालीन क्रिया
क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली अन्य क्रियाओं को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे वह हाथी को देखकर डर गया। अब है क्रिया के काल। क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध होता है व्याकरण में उसे काल कहते हैं। बच्चों, काल के द्वारा ही विभिन्न क्रियाओं के बीते हुए समय, वर्तमान समय और आने वाले समय का पता चलता है। जैसे नैना गीत सुन रही थी है तो मतलब वो हो चुका है, तो बीता हुआ समय। विपुल टेलीविज़न देख रहा है, मतलब वो अभी भी देख रहा है, तो वर्तमान समय में। आज शाम को चाचा जी आएंगे, तो आने वाला समय है, तो इसको हम आने वाले समय में कहेंगे भविष्यकाल। काल के भेद 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। पहला भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में काम करने या होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जब जो समय बीत चुका होता है उसका पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मम्मी मम्मी देखो मैंने ये कहानी लिखी, मतलब लिख चुका है वो, तब मम्मी को दिखा रहा है, तो वो समय बीत चुका है। फिर है भूतकाल। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद माने जाते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। तो पहला है सामान्य भूतकाल। इसमें क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के सामान्य रूप से पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, मम्मी बाजार गई। अब आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कुछ समय पहले कार्य के होने का बोध हो उसे आसन भूतकाल, जैसे मतलब अभी अभी हुआ हो। जैसे कहते हैं पापा थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आए हैं, मैं अभी भी बाजार से आया हूँ, इस तरह आसन भूतकाल। फिर पूर्ण भूतकाल, जो पूरी तरह पूरा हो चुका हो। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कक्षा 7 में हर्ष प्रथम आया था, गुण बाजार गई थी। फिर अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के आरंभ होने का तो बोध हो परंतु उसकी समाप्ति ना हुई हो, जैसे उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जो हो रहा हो अभी, मतलब थोड़ा हुआ हो और थोड़ा बाकी हो, उसको कहते हैं। जैसे किसान खेतों में पानी दे रहा था मतलब जैसे कि हम चले आए, हमने देखा था कि किसान खेतों में पानी दे रहा था। फिर सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शायद दीपक ने पाठ याद कर लिया होगा। जैसे कि कोई घर से बाहर चला आता है, हम कहते हैं कि शायद ये काम घर पे हो गया होगा, तो इसी तरह उसको डाउट है, उसको मतलब ये है कि शायद दीपक ने पाठ याद कर लिया होगा। दीपिका मुंबई पहुंचती होगी। फिर हेतुमत भूतकाल। क्रिया की जिस रूप से ये बोध हो कि कोई कार्य बीते हुए समय में होना है परंतु किसी कारण से नहीं होता है तो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम व्यायाम करते तो तुम्हें ये बीमारी ना लगती, दूध होता तो चाय बना लेते। वर्तमान काल क्या होता है? जो अभी चल रहा है हमारा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के करने या होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिकारी दाना डाल रहा है और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। वर्तमान काल के भी भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जो हम नॉर्मली बोलते हैं, जैसे क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विपिन पढ़ता है, सूरज पूरब में निकलता है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के निरंतर होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सूर्या खेल रही है, नैना सो रही है। फिर संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इस समय हरिद्वार में वर्षा हो रही होगी, मोर नाच रहा होगा। अब है भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के करने या होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम पार्टी में जाएंगे और खूब खाएंगे। भविष्यकाल के भेद। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, असंभव भविष्यकाल, हेतुमत भविष्यकाल। सामान्य तो आप जान ही गए होंगे, सभी में सामान्य होता है। संभव है इसमें एक अलग आया है और हेतुमत भी तीनों में ही था। तो सामान्य में तो ये है कि आने वाले समय में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे सोनू पत्र लिखेगा, मोनू पत्र पढ़ेगा। फिर संभव भविष्यकाल है, संभाव्य भविष्यकाल है, आने वाले समय में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद तुम्हें सोनू पत्र लिखेगा, शायद। फिर संभवतः आज वर्षा होगी, कहते हैं ना कि शायद वर्षा होगी, शायद बारिश हो सकती है आज, इसलिए ऐसे शब्दों को हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं।
हेतु हेतु मत भविष्यकाल, आने वाले समय में क्रिया के जिस रूप से क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर प्रतीत होती है उसे हेतु हेतु मत कहते हैं। जैसे यदि दुकान खुलेगी तो पुस्तक खरीदेंगे, यदि विपुल आएगा तो केक काटेंगे।